से ज़्यादा रोग हमें घेर लेते हैं। डिप्रेशन की समस्या महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों में देखी गई है। कोई अपने काम से परेशान है तो कोई घर परिवार की चिंता में डूबा हुआ है। अगर भारत की बात करें तो हमारे देश में ही 4,57,00,000 लोग इस समस्या का शिकार हैं। यानी कि हर साल में से एक व्यक्ति डिप्रेशन की समस्या से पीड़ित है। डिप्रेशन की समस्या किसी को भी हो सकती है, क्योंकि जीवन में परेशानियों का आना जाना लगा रहता है। जो लोग जीवन की समस्याओं से चिंता में डूबे रहते हैं, वो लोग इस समस्या का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा इस बात को जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि डिप्रेशन की शुरुआत कैसे होती है, इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं और डिप्रेशन में व्यक्ति की क्या हालत हो जाती है। साथ ही डिप्रेशन की समस्या से छुटकारा पाने के इलाज क्या हैं। साथियों, डिप्रेशन से जुड़े ऐसे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज्योति कपूर, जो कि कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट हैं। बीते 15 सालों से ज्योति कपूर जी साइकेट्रिक पेशेंट्स के इलाज में हैं और अब तक करियर में इन्होंने हजारों पेशेंट्स को डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी से बाहर निकाला है। डॉक्टर ज्योति कपूर जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए साथियों, बिना देरी किए आज का शो शुरू करते हैं। डॉक्टर ज्योति कपूर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि डिप्रेशन की समस्या आखिर है क्या, ये कैसे होती है और इसके होने के मुख्य कारण क्या है। डिप्रेशन एक मानसिक रोग है। हालांकि आमतौर पे लोग हर मानसिक बीमारी को डिप्रेशन का नाम दे देते हैं, लेकिन क्लिनिकल डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जिसमें हमेशा मन उदास रहना, किसी से बात करने का मन नहीं करना, बाहर जाने का मन नहीं करना, एनर्जी की कमी महसूस करना, थकान होना, नींद कम या ज़्यादा आना, भूख कम या ज़्यादा लगना, मन में नकारात्मक विचार रहना, ऐसा महसूस करना कि सब बेकार है। और सीवियर डिप्रेशन के केसेस में मरने के विचार या आत्महत्या के विचार आना। यदि ये लक्षण लगातार बने रहते हैं 2 सप्ताह से ऊपर, तो उसे हम क्लिनिकल डिप्रेशन बोलते हैं। डॉक्टर ज्योति, डिप्रेशन की समस्या होने पर हमारे दिमाग पर इसका क्या असर पड़ता है? क्या इसके साथ दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं? डिप्रेशन का असर सिर्फ व्यक्ति के व्यवहार पे नहीं पड़ता है, उसका असर शारीरिक भी है, और जो ब्रेन है, जो हमारा दिमाग है, उसकी कोशिकाओं पे भी उसका असर पड़ता है। ये देखा गया है कि स्ट्रेस केमिकल कॉर्टिसोल यदि ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से ग्रे मैटर कम होने लगता है, मतलब कि जो दिमाग का वॉल्यूम है वो कम होने लगता है। और एक तरीके से क्रॉनिक डिप्रेशन के केसेस में ब्रेन श्रिंक करने लगता है। और ये जो बदलाव हैं ये ज़्यादातर हिप्पोकैम्पल एरिया और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में आते हैं। हिप्पोकैम्पस वो एरिया है दिमाग का जहाँ पे हमारी लर्निंग, मेमोरी जुड़ी हैं और उससे हमारी भावनाओं का संबंध है। और जब उसमें कमी आती है तो उसके चलते फ़ोकस, अटेंशन में कमी होना, चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाना, भूल लगने लगना, ये सारे लक्षण आते हैं जो लेटर ऑन डिमेंशिया जैसी स्थिति, जिसको हम स्यूडो डिमेंशिया भी बोलते हैं, उसका कारण बनता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ब्रेन मैटर में कमी होने की वजह से आपके पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व में, आपकी एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में, मतलब डिसीजन लेना जैसी जो प्रोसेसेस होती हैं, उस पे इम्पैक्ट होता है। तो क्रॉनिक डिप्रेशन के जो मरीज़ होते हैं उसमें उनमें डिप्रेशन के साथ-साथ अटेंशन की कमी, याददाश्त की कमी, ठीक से डिसीजन ना ले पाने की प्रॉब्लम, एंग्ज़ायटी या घबराहट के लक्षण, ये सारी चीज़ें भी साथ में पैदा हो जाती हैं। डॉक्टर ज्योति कपूर, जब डिप्रेशन की समस्या होती है तो शुरू में लोगों को पता नहीं चल पाता। क्या आप हमें बताएंगी कि इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं, ताकि लोगों को आसानी से समझ आ सके कि वो डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। जैसा कि हमने पहले बात की है, डिप्रेशन जिसको हम क्लिनिकल डिप्रेशन कहते हैं, उसके कुछ लक्षण हैं। और शुरुआती तौर पे ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति ऐसा महसूस करे कि वो उदास ही है, पर जनरल एक दिलचस्पी चीज़ों में कम होने लगना, जिन चीज़ों को आप पहले एन्जॉय करते थे, एन्जॉय नहीं कर पाना, और
हर चीज़ में एक उदासीनता आना, ये शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। बच्चों और टीनेजर्स के केसेस में ज़्यादातर लक्षण चिड़चिड़ापन से शुरू होते हैं। तनाव सहने की क्षमता कम हो जाती है, जिसके चलते अवसाद से ग्रसित व्यक्ति बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, स्नैप करने लगता है। नींद में कमी या फिर जल्दी नींद खुल जाना एक शुरुआती लक्षण है। आमतौर पे लोग कहते हैं कि या तो उन्हें नींद आती नहीं है, आती है तो वो अपने यूजुअल टाइम से 1-2 घंटा पहले उठ रहे होते हैं। साथ-साथ पाचन क्रिया में डिस्टर्बेंस, गैस्ट्रिक इश्यूज़ जो हैं वो भी शुरुआती लक्षणों में देखे गए हैं। डॉक्टर, डिप्रेशन की समस्या को कंफर्म करने के लिए क्या कोई टेस्ट भी होते हैं, मसलन कोई मेडिकल एग्जामिनेशन, ताकि ये डिप्रेशन कंफर्म हो सके? डिप्रेशन एज़ सच एक ऐसा डिसऑर्डर है जो दिमाग के रसायनों के असंतुलन से होता है। इसलिए इसका कोई लैब टेस्ट नहीं है कि हम इस समय ऐसा कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है कि हम ब्लड लेंगे, निकालेंगे और हमें पता चल जाएगा। लेकिन डिप्रेशन का डायग्नोसिस एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। कहने का मतलब है कि बहुत लंबे समय से जो रिसर्च चली है उसके चलते डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बने हैं जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ेज़ और DSM-5 की क्लासिफिकेशन में है, जिनके बेसिस पे हम डिप्रेशन को क्लिनिकली डायग्नोस करते हैं। इसके अलावा डिप्रेशन के डायग्नोसिस के लिए खासकर उसकी इंटेंसिटी की कितना डिप्रेशन है, उसके लिए काफ़ी सारे स्केल्स हैं, जैसे हैम-डी है, मोंटगोमरीज़ स्केल हैं। ये एक तरह के प्रश्न उत्तर की फॉर्म में होते हैं, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय डिप्रेशन कितना है और ट्रीटमेंट के होने के साथ-साथ उसमें कितना बदलाव आ रहा है। डॉक्टर ज्योति कपूर कहते हैं कि डिप्रेशन की समस्या होने पर हार्ट अटैक होने का भी खतरा हो जाता है। क्या ये बात सही है? साथ ही हमारे दर्शकों को ये भी समझाइए कि ये समस्या हार्ट को कैसे प्रभावित करती है। डिप्रेशन और हार्ट डिसीज़ेज़ में काफ़ी ज़्यादा समानता देखी गई है। काफ़ी लोगों में देखा गया है कि डिप्रेशन और हार्ट अटैक की समस्या साथ-साथ होती है। हार्ट अटैक आने के बाद डिप्रेशन काफ़ी लोगों में हो जाता है। कम से कम अगर आंकड़ों को देखा जाए तो 5 हार्ट अटैक में 1 को डिप्रेशन की समस्या होती है। साथ ही साथ जिन लोगों में डिप्रेशन ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है, चाहे वो डायग्नोस्ड है या नहीं है, उसका असर हार्ट पे पड़ता है, क्योंकि जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा जिसके चलते हार्ट अपना काम करता है, उसमें रिदम की प्रॉब्लम आती है, जिस वजह से रिदम डिस्टर्बेंस या एरिथमिया होने के चांसेस देखे गए हैं। साथ-साथ देखा गया है कि डिप्रेशन के मरीज़ों में जो प्लेटलेट्स होती हैं, ब्लड के वो अंश जो कि ब्लड को क्लॉट करने में मदद करते हैं, वो ज़्यादा स्टिकी होती हैं, मतलब क्लॉट बनने की फॉर्मेशन ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से हार्ट में खून की जो धमनियाँ हैं, रक्त धमनियाँ हैं ब्लड वेसल्स में, थ्रोम्बस या क्लॉट बनने की संभावना होती है, जिससे हार्ट की प्रॉब्लम होती हैं। डॉक्टर ज्योति, जैसे तो डिप्रेशन का शिकार महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं, लेकिन आंकड़ों के अनुसार पुरुषों में ये समस्या ज्यादा देखी गई है। इसका क्या कारण है? इसके बारे में जरा हमें बताइए। क्लिनिकल डिप्रेशन की समस्या महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा देखी गई है। उसके कई कारण हो सकते हैं। इम्पोर्टेंट रीज़न्स जो देखे गए हैं वो ये हैं कि जो सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, वो महिलाओं के लिए आमतौर पर बिल्कुल। ज़्यादा स्ट्रेसफुल, ज़्यादा तनाव वाली होती हैं और जनरली उनका अपनी समस्याओं को व्यक्त करने की जो अ, अपॉर्च्युनिटी या अवसर होता है वो उनके पास कम होता है, जिसके चलते डिप्रेशन की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है और वो बाहर नहीं आती है। इसके साथ-साथ जो हार्मोनल चेंजेस फीमेल्स में रहते हैं पीरियड्स के दौरान, माहवारी जी। के दौरान या फिर प्रेगनेंसी के दौरान, पोस्टपार्टम पीरियड में बेबी होने के बाद में या फिर मेनोपॉज़ के दौरान, ये जो हार्मोनल चेंजेस हैं ये भी मानसिक रोग खासकर डिप्रेशन होने की संभावना महिलाओं में बढ़ा देते हैं। डॉक्टर ज्योति, आपने डिप्रेशन की जानकारी तो दे दी। अब हम आपसे इसके इलाज के बारे में जानना चाहते हैं। हमें बताइए कि समस्या से छुटकारा पाने का सबसे सटीक और मजबूत इलाज क्या है? डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है, हम ये बात कर चुके हैं, इसके लक्षणों की बात कर चुके हैं।
कहीं न कहीं ये मानसिक रोग जो हैं वो हमारे जो बायोलॉजी है, हमारी जो जेनेटिक्स है, हमारे जो ब्रेन बॉडी का फंक्शनिंग है उस पे डिपेंड करता है। इसीलिए इलाज के लिए जो थियरीज़ हैं वो ब्रेन में एक रासायनिक असंतुलन की तरफ इशारा करती हैं। ख़ासकर इसको मोनोअमीन हाइपोथेसिस बोला जाता है, जिसमें कहा गया है कि सेरोटोनिन नामक एक रसायन होता है जिसकी कमी की वजह से ये तकलीफ होती है। आमतौर पे अगर हम इलाज की बात करें तो वो इस बात पे डिपेंड करता है कि डिप्रेशन किस आयु में हुआ, क्या कोई बाहरी कारण भी थे, स्वभाव किस तरह का है, पर्सनैलिटी कैसी है व्यक्ति की और इस समय जो डिप्रेशन के सिम्पटम्स हैं वो कितने इंटेंस है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर किस कैटेगरी में है। इलाज के लिए जो दवाएँ दी जाती हैं आमतौर पर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जिसे बोलते हैं वो एसएसआरआईज़ या सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इन्हिबिटर्स हैं, जिसमें सेरोटोनिन नामक जो रसायन है उसके साइनैप्स में उसके लेवल को बढ़ाने के लिए वो दवाएँ दी जाती हैं। और ये दवाएँ काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव हैं अवसाद के लक्षणों को काबू करने के लिए, रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। एक क्लिनिकल डायग्नोसिस के बाद जब ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उस दवा के असर आने में 6 सप्ताह से 8 सप्ताह लग सकते हैं और यदि असर नहीं आता है तो कॉम्बिनेशन बदल दिया जाता है या दवाइयों को बदला जाता है। साथ के साथ डिप्रेशन की ट्रीटमेंट में साइकोथेरेपी या काउंसलिंग का भी बहुत रोल है। माइल्ड डिप्रेसिव केसेस में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग या साइकोथेरेपी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या सीबीटी एक वेल रिसर्च्ड, वेल रिकॉग्नाइज्ड ट्रीटमेंट है। इसके अलावा और भी कई तरह की साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ हैं जो कि डिप्रेशन से बाहर आने में, अवसाद से बाहर आने में मदद करते हैं। डॉक्टर ज्योति कपूर, ये सवाल हमारे परिजनों के लिहाज से है, डिप्रेशन के मरीज को आखिर किन चीज़ों से दूर रखना चाहिए ताकि वो जहनी तौर पर वो ज़्यादा कमज़ोर ना हो जाए? देखिए कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी जो है वो सिर्फ़ एक कारण से नहीं होती है, इसको मल्टीफैक्टोरियल बोलते हैं। तो एक तरफ एक अंदरूनी वल्नरेबिलिटी है, वो बीमारी होने की संभावना है और दूसरी तरफ हमारा माहौल और हमारा एनवायरनमेंट है। तो यदि हम परिवार या परिजनों की बात करें तो सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि जो व्यक्ति अवसाद का शिकार है, वो जानबूझ के डिप्रेस नहीं हो रहा है। आमतौर पे हम देखते हैं कि लोग आके हमको बोलते हैं कि ये बात नहीं करता है, या बाहर नहीं जाता है, या एक्सरसाइज़ नहीं करता है, तो ठीक कैसे होगा? डिप्रेशन के लक्षण यही हैं कि व्यक्ति में जो नॉर्मल एक मोटिवेशन होती है अपना ख़्याल करने की, चीज़ों को एक्सपीरियंस करने की, एन्जॉय करने की, वो ख़त्म हो जाती है और क्योंकि वो ख़त्म हो गई है, इसलिए वो व्यक्ति वो सब चीज़ें जो आम तौर पे लोग करते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। तो ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि वो जो स्थिति है इस समय, वो व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं है, उनके हाथ में नहीं। दूसरा इम्पोर्टेंट बात ये है कि कई बार परिजन बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं, क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं कि तुमने ये किया था इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, या तुम ऐसा नहीं करते थे इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। तो वो जो एक ब्लेम करने की टेंडेंसी होती है वो गिल्ट को ज़्यादा बढ़ाती है। तो जो व्यक्ति ऑलरेडी नकारात्मक विचारों से ग्रस्त है, उसके लिए ये स्थिति सहन करना कई बार मुश्किल हो जाती है। परिजन अगर बार-बार अपनी प्रॉब्लम को सामने रखते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं कितनी अपसेट हूँ या तुम्हारी वजह से हमें कितनी परेशानी हो रही है, तो व्यक्ति को लगने लगता है कि वो एक तरह का बर्डन है, एक तरह का बोझ है और ऐसे चलते मन में फिर एक निराशा उत्पन्न हो सकती है, सुसाइडल थॉट्स आ सकती हैं कि मेरे होने का कोई फ़ायदा नहीं है, लोगों को मैं परेशान कर रहा हूँ, तो इससे अच्छा है कि मैं मर ही जाऊँ। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने देखी है डिप्रेशन के मरीज़ों के फैमिलीज़ में कि वो पहली बात तो उनकी बीमारी को एक्सेप्ट नहीं करते, दूसरा यदि व्यक्ति सहायता चाहता है, तो वो सहायता देने की बजाय उसको कहते हैं कि अपने आप से बाहर निकलो, इसका कोई इलाज नहीं है, अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको दवाओं की आदत लग जाएगी या दवाइयों से नुकसान होगा। जिसकी वजह से जो व्यक्ति सहायता चाहता भी है, उसकी सहायता नहीं हो पाती है
और सूनर और लेटर फिर उसके नेगेटिव आउटकम्स आने लगते हैं। तो इस तरह का जहाँ माहौल होता है, जहाँ पे ओवर क्रिटिसिज़्म होता है या चीज़ों को इग्नोर या डिनाय करने की टेंडेंसी होती है या फिर बर्डन जैसा माना जाता है, वो समस्याएँ वो परिस्थितियाँ इस समस्या को और भी अ, बढ़ा सकती हैं और फिर अ आत्महत्या तक के एपिसोड्स इसमें देखे गए हैं। डॉक्टर, ये बात सब जानते हैं कि मेडिटेशन लोगों को मानसिक तौर पर मजबूत बनाता है। डिप्रेशन में आखिर मेडिटेशन कितना कारगर है और डिप्रेशन के मरीजों के लिए इसे करने की सही विधि क्या है? मेडिटेशन भी एक तरह की प्रोसेस है जिसमें हम अपने मन को स्थिर करते हैं। तो मन की जब बीमारियाँ होती हैं, मानसिक रोग जो होते हैं, उसमें मन बहुत अस्थिर हो जाता है, बहुत चंचल हो जाता है, बहुत नेगेटिव थॉट्स आती हैं। तो उस स्टेज में देखा जाए तो मेडिटेशन का बहुत अच्छा असर होना चाहिए, पर वही बात है कि आपकी इस समय स्थिति कैसी है? क्या आप इस स्थिति में हो कि आप अपने मन को स्थिर कर पा रहे हो या रासायनिक असंतुलन इतना ज़्यादा है कि आप कॉन्स्टेंटली ओवरवेल्म्ड महसूस करने लगते हो? द ये सवाल हमसे आम तौर पे पूछा जाता है कि डॉक्टर क्या हम कुछ और कर सकते हैं, हम दवाई ना लें? बिल्कुल। और एज़ अ क्लिनिशियन जी। मैं भी चाहूँगी कि हमें दवाइयों की कम से कम ज़रूरत पड़े। लेकिन वो उस समय पे निर्भर करता है जिस समय आप डॉक्टर के पास पहुँचते हैं। जो लोग पहले से मेडिटेशन कर रहे हैं, जिनको मेडिटेशन की प्रक्रिया या प्रोसेस पता है, उनके लिए यदि वो उनके लाइफ़स्टाइल का हिस्सा बन चुका है, तो उसे आगे कंटिन्यू करना हेल्पफुल रहता है। पर इलाज के साथ-साथ यदि हम मेडिटेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं, दवाइयों के साथ-साथ या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या दूसरी थेरेपी के साथ-साथ, तो वो बिल्कुल। मन को स्थिर करने में काफ़ी हद तक मदद करती है। डॉक्टर ज्योति कपूर, एक सवाल मेरा ये भी है कि डिप्रेशन की समस्या की कोई उम्र है या फिर इस समस्या का शिकार किसी भी उम्र के लोग हो सकते हैं? डिप्रेशन का कोई एज नहीं है, ऑल्दो अगर हम इंसिडेंस को देखें तो डिप्रेशन आमतौर पे 18 से 25 साल की उम्र में ज़्यादातर देखा गया है, लेकिन हमने अवसाद की शिकायत 6-7 साल के बच्चों में भी देखी है और इसका फर्स्ट टाइम ऑनसेट लेट एज में 60s में, 70s में, 80s में होते भी देखा है। तो इसलिए ये कहना मुश्किल है कि अगर आपको ये तकलीफ़ एक पर्टिकुलर एज रेंज में 18 से 25 में नहीं हो रही है, तो आगे नहीं होगी या उससे पहले नहीं होगी। डॉक्टर ज्योति, हमारे दर्शकों को एक बात ये भी बताइए कि डिप्रेशन होने पर सबसे ज़्यादा असर हमारे शरीर के किन पार्ट्स पर पड़ता है? देखिए, अवसाद जिसमें रासायनिक असंतुलन आपके ब्रेन में है, हमें लगता है सिर्फ़ ब्रेन को इम्पैक्ट करेगा, लेकिन कोई भी शरीर का अंग दूसरे से जुदा नहीं। इसलिए कोई भी समस्या अगर शरीर के एक हिस्से में होती है तो वो दूसरे को इम्पैक्ट करती है। अगर हम उसे स्टैटिस्टिकली देखना चाहते हैं कि किस पार्ट को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, तो ऑब्वियसली नर्वस सिस्टम की बीमारी है तो नर्वस सिस्टम को ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो जैसे हमने शुरुआत में बात की थी कि ब्रेन श्रिंक होने लगता है और अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम रहेगी तो दिमाग की तनाव सहने की क्षमता कम होने लगती है। पर डिप्रेशन का इम्पैक्ट हार्मोनल सिस्टम पे बहुत है, एंडोक्राइन सिस्टम पे बहुत है, खासकर फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, पीसीओडी की समस्या डिप्रेस्ड लोगों में ज़्यादा देखी गई है। खान-पान से क्योंकि इसका संबंध है, लाइफ़स्टाइल से भी संबंध है, तो ओबेसिटी की समस्या मोटापे की समस्या जिससे और बहुत सारी बीमारियाँ लिंक्ड होती हैं, उनका और डिप्रेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग संबंध है। तीसरा हार्ट की प्रॉब्लम्स और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा देखे गए हैं, माने कि अवसाद का असर सीधा-सीधा कार्डियक हेल्थ पे पड़ता है। चौथा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, पेट का समस्याएँ, तो पाचन क्रिया पे इम्पैक्ट इसका बहुत ज़्यादा होता है, हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, पेट के अल्सर, आंतों की प्रॉब्लम, इसमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये चीज़ें कॉमनली देखी गई हैं। और स्किन की समस्याएँ तनाव से बहुत जुड़ी हुई हैं, तो जिन लोगों में स्किन की समस्याएँ होती हैं, जैसे एक्जिमा है या सोराइसिस है, वो डिप्रेशन से
बढ़ जाते हैं। डॉक्टर ज्योति कपूर, इससे पहले कि हम ये शो खत्म करें, आपसे अंत में एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी कि जो लोग स्वस्थ हैं वो क्या करें, कौन सी सावधानियां बरतें जिससे कि वो डिप्रेशन की समस्या से बच सके। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमारी सारी समस्याएँ हों, उसका इंतज़ार करने की जगह अगर हम प्रिवेंशन पे फ़ोकस करते हैं कि हम किस तरीके से अपने आप को मानसिक तौर पर स्वस्थ रखें, शारीरिक तौर पे स्वस्थ रखें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आज की डेट में हम बहुत ज़्यादा इसीलिए प्रिवेंशन पे फ़ोकस कर रहे हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, जैसे हम अभी पहले भी बात कर रहे थे, संतुलन की बहुत ज़रूरत है। और संतुलन का अर्थ ये नहीं है कि आपने लाइफ को एन्जॉय नहीं करना है। संतुलन का अर्थ ये नहीं है कि आपने अपने आप को बाँध के रखना है कि जी ये बिल्कुल करना ही नहीं है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा तनाव, चाहे वो अपने आप को हेल्दी रखने का तनाव लेने लग जाएँगे, तो वो भी अनहेल्दी हो जाएगा। सो एक संतुलन चाहिए कि हम फ्लेक्सिबल हों अपने अप्रोच में। हमारी जो मानसिक प्रक्रिया है वो पॉजिटिव, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव नहीं सोचते, सकारात्मक नहीं सोचते, तो नकारात्मक थॉट्स आती हैं, तो तनाव के रसायन बढ़ते हैं और वो कई तरह की बीमारियों को हमारी तरफ खींचते हैं। तो एक पॉजिटिव अप्रोच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो साथियों, डिप्रेशन की समस्या को लेकर डॉक्टर ज्योति कपूर ने आज हमें बहुत ही अहम जानकारी दी है। अगर हम सब इन जानकारियों का लाभ उठाएंगे तो यकीनी तौर पर डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्या से काफी हद तक खुद को बचा पाएंगे। साथियों, अगर आप हमारे शो में डॉक्टर ज्योति द्वारा बताए गए नुस्खों को अपनाकर अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं तो हम समझेंगे कि हम हमारे मकसद में कामयाब हुए। डॉक्टर ज्योति कपूर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे दर्शकों के साथ ये जानकारी साझा की। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले शो में हम फिर मिलेंगे एक नई बीमारी और उसके निदान तरीकों को लेकर, एक नए एक्सपर्ट के साथ। लेकिन जाते जाते आपसे वही एक बात, वही एक गुजारिश, स्वस्थ रहें,